Hi, welcome to this session of English. Hope you all must be fine and safe at your home. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन्स एंड केसेस. केस के बारे में कल डिटेल में डिस्कशन हुआ था और एपोस्ट्रोफे से रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट भी कल डिस्कस किए जा चुके थे. 2 कॉन्सेप्ट बच गया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे. तो आज का जो क्लास है दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफे से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट तो डिस्कस होगा ही और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे. मैंने तुम लोगों को ये भी कहा था कि जो भी वीडियोस नाउन के थे उसको एक बार रिवाइज करके रखना, तब बहुत आसानी होगी एरर्स को समझने में. क्यों? क्योंकि अभी जब तुम क्वेश्चंस देखोगे तो तुमको लगेगा ही कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों को नाउन वाले डिस्कशन में बताई जा चुकी हैं. तो सबसे पहले अभी तो हम लोग डिस्कस करते हैं एपोस्ट्रोफे एस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. पहले उसका एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा. My wife's secretary's mother has come. My wife's secretary's mother has come means मेरी वाइफ है, उसकी एक सेक्रेटरी है और उसकी माँ आई है. दिस इज रिटन इन दिस सेंटेंस. मीनिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू. अब यहाँ पे देखते हैं वाइफ की सेक्रेटरी. वाइफ की सेक्रेटरी यहाँ पे इसके लिए एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है. उसके बाद सेक्रेटरी की माँ, उसके लिए भी यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस लगाया गया है. अगर तुम किसी के सामने इस सेंटेंस को बोलते हो एंड दैट पर्सन इज नॉट दैट मच अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर, तो वो इसको सही मान लेगा. बट ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. क्या गलती इसमें हो गई? इसमें गलती ये हो गई कि 2 एपोस्ट्रोफे एस सक्सेसिवली यूज किया गया. एक यहाँ पे और उसके तुरंत बाद सेक्रेटरी के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस लगाया गया विच इज़ नॉट परमिटेड. तब इससे कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि एपोस्ट्रोफे एस कैन नॉट बी यूज्ड सक्सेसिवली. लगातार एक के बाद दूसरा एपोस्ट्रोफे एस हम लोग यूज नहीं कर सकते. तो पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं जो कॉन्सेप्ट है उसको लिखते हैं. देन वी विल करेक्ट दिस सेंटेंस कि करेक्टली इसको कैसे लिखा जाएगा. एपोस्ट्रोफे एस should not be used successively. यहाँ पे हमने कंटिन्यूसली नहीं लिखा है. दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है. I have used the word successively. So this is important. Apostrophe s should not be used successively. This is an important concept. इस पर बेस्ड एरर्स भी एग्जाम में भी आते हैं और जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे. अब द क्वेश्चन अराइजेज कि इस सेंटेंस को करेक्टली कैसे लिखा जाए. हाउ दिस सेंटेंस कैन बी रिटन करेक्टली. तो माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ कम. इसमें गलती क्या है कि एपोस्ट्रोफे इसको 2 बार यूज़ किया गया है. ठीक है, यानी कि लगातार यूज़ किया गया है, ये गलत है. यानी कि एक एपोस्ट्रोफे एस को हटाना होगा तब जाके ये सेंटेंस सही होगा. तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? एपोस्ट्रोफे एस की जगह पे हम लोग ऑफ यूज़ कर सकते हैं. राइट? तो जब ऑफ यूज़ कर सकते हैं तब ये नया सेंटेंस कैसे होगा. देखो यहाँ पे होगा कौन आया है? आने वाली है माँ. किसकी माँ है? सेक्रेटरी की. तो हम लोग लिखेंगे द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी. द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ कम. ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है. ऊपर देखते हैं मेरी पत्नी के सचिव की माँ आई है. मेन आने वाली कौन है? आने वाली है मदर. तो इसको हम लोग सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के रूप में आगे ले जाएंगे
और तब फिर सेंटेंस फ्रेम करेंगे, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ कम। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ये बताता है कि एपोस्ट्रोफे एस शुड नॉट बी यूज्ड सक्सेसिवली। एक के बाद दूसरे टर्म में हम लोग एपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड एरर्स भी आते हैं एग्जाम में। Then we come to another concept, concept number 5. Concept 5. कुछ वर्ड्स हम लोग जानते हैं, जैसे एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी। ठीक है, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स रहते हैं और एपोस्ट्रोफे एस लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो इन वर्ड्स के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफे एस यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वी कैन यूज़ एपोस्ट्रोफे एस विद एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी एंड नोबॉडी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। पहले इसको लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट 5 क्या है? Apostrophe S is used with anybody, somebody, everybody, comma, nobody, और इसी से मिलता जुलता वर्ड्स और भी है। anyone, someone, everyone and no one। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। For example, the prevalent unemployment in India is everybody's concern। दिस इज अ सेंटेंस। अभी वर्तमान में अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या इंडिया में चल रही है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, कंसर्न। कंसर्न मीन्स होता है चिंता। कंसर्न का एक और मतलब होता है कंपनी या फर्म के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, और कभी कभी रिलेशन के लिए भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे आई एम नॉट कंसर्न विद यू, आई एम नॉट रिलेटेड टू यू, तो वहाँ पर भी इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। और पतंजलि हैज़ इमर्ज्ड एज ए बिग कंसर्न, तो वहाँ पे भी हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है चिंता, राइट। सो द प्रिवेलेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज एवरीबॉडीज कंसर्न। यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ किया गया था? एवरीबॉडी, और उसके साथ यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस भी यूज़ किया गया। तो द कॉन्सेप्ट सेज एपोस्ट्रोफे एस इज यूज्ड विद एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, समवन, एवरीवन एंड नो वन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट 5 का पॉइंट 1 था। इसका दूसरा पॉइंट भी हम लोग, या दूसरा पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। कॉन्सेप्ट 5 का सेकेंड पार्ट ये क्या है, ये देखते हैं। एक वर्ड होता है एल्स। जैसे कहीं पे मिठाई बंटती है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मिठाई बांटने वाला होता है, एक राउंड जब सब लोगों को मिठाई देता है तो पूछता है कि और कोई बचे क्या, एनीबॉडी एल्स।
हु हैज़ नॉट गॉट द स्वीट्स, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है एल्स। और ये जो एल्स वर्ड है लग सकता है एनीबॉडी के बाद, एवरीबॉडी के बाद, नोबॉडी के बाद एल्स को रखा जा सकता है। और अगर किसी सेंटेंस में ऐसा देखने को मिलता है कि एनीबॉडी के बाद एल्स रखा हुआ है या एवरीबॉडी के बाद एल्स दिखता है, तो उस केस में जो एपोस्ट्रोफे एस है वो एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी इसके साथ नहीं लगता, बल्कि एपोस्ट्रोफे एस उससे शिफ्ट होकर चला जाता है एल्स पे। ठीक है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस। कहीं पे मान लो लिखा हुआ है एनीबॉडी एल्स, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगाने की ज़रूरत है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने समझा कि एनीबॉडी के साथ एपोस्ट्रोफे एस लग सकता है। ठीक है, कब लग सकता है? जब वो इंडिपेंडेंट था एनीबॉडी तब। बट यहाँ पे इस केस में एनीबॉडी के बाद एल्स है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे एस एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे तो ये गलत होगा। एपोस्ट्रोफे एस कहाँ पे लगेगा? एल्स के बाद एपोस्ट्रोफे एस लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं। अभी जब एक्सरसाइज भी तुम लोगों के साथ करूँगा, एरर्स जब करूँगा तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को एक बार लिखता हूँ और उसका फिर एग्जाम्पल भी दूंगा। कॉन्सेप्ट 5.1 ये बोलता है इफ else is placed after किसके बाद, वही वर्ड्स हम लिखेंगे यहाँ पे जो पहले लिखा गया था, एनीबॉडी, समबॉडी, कॉमा, एवरीबॉडी, कॉमा, नोबॉडी, कॉमा, फिर उसी तरह से एनीवन, कॉमा, समवन, कॉमा, एवरीवन एंड नो वन। इस तरह का केस रहता है कि अगर एल्स इन वर्ड्स के बाद लिखा जाता है तब क्या होता है? तब उस केस में एपोस्ट्रोफे एस is placed after else. This is important. एपोस्ट्रोफे एस इन वर्ड्स के साथ नहीं लगता। एपोस्ट्रोफे एस किसके साथ लगने लगता है? एल्स के बाद हम लोग एपोस्ट्रोफे एस प्लेस करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द एग्जाम्पल इज लाइक दिस, I obey your orders and nobody else's. मैं सिर्फ आपकी आज्ञा मानता हूँ और बाकी किसी की आज्ञा नहीं मानता। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे केस था nobody के बाद else यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नोबॉडी के बाद एल्स जुड़ा हुआ है, तो एपोस्ट्रोफे एस किसके साथ लगेगा? एपोस्ट्रोफे एस यहाँ पर एल्स के बाद यूज़ किया जाएगा। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। एरर में क्या देगा? एरर कैसे देगा? आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबॉडी एल्स, ऐसे दे सकता है। एक केस हो सकता है कि ऐसा लिख दे नोबॉडी एल्स, इसमें एरर क्या है? और दूसरा ऐसे भी लिख सकता है नो बॉडीज एल्स, और कहा जाएगा कि इसमें एरर फाइंड कीजिए। एरर क्या होगा इसमें? फर्स्ट वाले केस में एल्स के बाद एपोस्ट्रोफे एस लगना चाहिए जो कि मिसिंग है। अगर एपोस्ट्रोफे एस हम लगा देते हैं तो ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, और सेकेंड वाले में नोबॉडी के बाद एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको अगर हम हटा देंगे तब भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा।
यहाँ से हटाना पड़ेगा, नोबडी से हटाकर यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एस पे इसको प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस सही बनेंगे। ठीक है, तो ये था। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ नाउन। नाउन का काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों ने किया। एक बार रिकैपिचुलेट करता हूँ कि क्या क्या नाउन में किया गया। सबसे पहले नाउन क्या है ये बताया गया फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस किया गया। फिर नंबर्स कितने तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, उससे रिलेटेड रूल्स डिस्कस किए गए काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ। और उसके बाद फिर केसेस को डिस्कस किया गया। कल के वीडियो में केसेस डिस्कस हुआ। केस हालांकि प्रोनाउन से भी रिलेटेड रहता है, तो उसको भी मैंने साथ में डिस्कस किया, आगे उसके डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। और जो 2 कॉन्सेप्ट कल बच गए थे, मैंने कहा था कि आज उसको पूरा करूँगा, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस एरर्स बेस्ड ऑन नाउन्स। एरर्स, क्वेश्चन क्या आता है, स्पॉट द एरर्स। ठीक है, सबसे पहले, हालांकि पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है कि एरर क्या होता है। एरर को हम लोग डिफाइन करते हैं इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। एन एरर इज डिफाइंड एज डेविएशन फ्रॉम द रूल। कोई भी सेट रूल है, अगर उससे हम डेविएट करते हैं, उसको नहीं मानते, तो वहीं पर एरर होता है। मीनिंग देयर बाय कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर वी मस्ट हैव ए थॉरो नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नंबर 1। नंबर 2, not only knowing the error, but not only knowing the rule, but you should be able to apply the rule whenever needed। जिस क्वेश्चन में जिस रूल की ज़रूरत है, if you are able to apply that rule, then only you will be able to detect the error correctly। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्रामर के रूल्स हैं, वो तुम्हें पता होने चाहिए, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है एरर फाइंड आउट करने के लिए, उस केस में जो भी रेलेवेंट रूल है या जो भी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इसमें ये रूल हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि डेविएशन होता है या नहीं। इफ़ देयर इज सम डेविएशन, जहाँ पे रूल को फॉलो नहीं किया गया, देन एरर इज देयर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरर्स बेस्ड ऑन नाउन्स। नाउन पर ही ज़्यादातर एरर्स है। जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, इसीलिए समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहाँ पर एरर हो सकता है? रामलाल बॉट 2 डजन्स मैंगोज while रिटर्निंग फ्रॉम हिज शॉप। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताया गया है। जैसे बैंक में पैसा निकालने के लिए हम लोग जाते हैं, मान लो 5,000 रुपया निकालना है, लिखा रहता है इन वर्ड्स में लिखिए कि व्हाट अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, बताया गया था 100 है, 1000 है, डजन है, लाख है, कि वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम 5000 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो यही द सेम रूल अप्लाइज हियर, यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होता है। यहाँ पर जो डजन्स लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ होगा 2 डजन मैंगोज। ये वाला हम लोगों ने नाउन से नंबर्स में डिस्कस किया है। उस वीडियो को अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 7 दर्जन अंडे, क्या लिखेंगे? 7 डजन एग्स, राइट। 2 दर्जन आम,
तो 2 डजन मैंगोज। तो एरर किस पार्ट में देखने को मिला? यहाँ पे एरर तुमको पार्ट 2 में देखने को मिला। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Sachin Tendulkar scored 85 runs in first inning but failed to do the same in second. ये वाला भी नाउन्स एंड नंबर्स के कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस लगाने पर ही वो कंप्लीट होते हैं। इनिंग जो वर्ड है ये एज सच कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड क्या होगा? इनिंग्स। इनिंग्स अगर हम लिखेंगे तभी इसका मतलब होगा पारी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, अगर एक पारी है इन 1 इनिंग्स, 1 के लिए भी इनिंग्स ही लिखेंगे और 7 पारियों के लिए भी हम लोग इनिंग्स ही लिखेंगे। मीन्स इनिंग कोई वर्ड नहीं है, इनिंग्स अगर है तब इसका मतलब होता है पारी। ठीक है, देन ये था क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक वर्ड गलत लिखा हुआ था, इनिंग में एस अगर लगाएंगे तब ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत था। ठीक है, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। मुंबई बेस्ड ऑनलाइन फर्नीचर्स, इसमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला भी बताया गया था कि इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। फर्नीचर कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, अगर यहाँ पे एस है तो ये गलत है। फर्नीचर का कभी प्लूरल नहीं बनता, जैसे क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं बनता, सीनरी का सीनरीज नहीं बनता, उसी तरह से फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं बनता। तो यहाँ पे आगे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एरर किस पार्ट में पाया गया? एरर लाइज इन पार्ट 1 ऑफ द गिवन सेंटेंस। काफ़ी लंबा सेंटेंस है बट यू नीड नॉट बॉदर अबाउट द होल सेंटेंस, चूँकि तुमको पढ़ते के साथ ही नज़र पड़ गई कि यहाँ पे फर्नीचर की जगह पर फर्नीचर्स लिखा हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द हंटर शॉट डाउन मेनी डियर्स इन ए सिंगल डे लास्ट मंथ। यहाँ पे ये वाला भी बताया गया है ऑलरेडी कि 2 जानवरों के 2 नाम हैं, एक डियर और एक शेप। इसमें एस नहीं लगता। एक हिरन आ रहा है, 1 डियर इज कमिंग, 5 हिरन आ रहे हैं, तब भी 5 डियर आर कमिंग। तो यहाँ पर डियर्स लिखना गलत है, एस नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ डियर लिखने से काम चलेगा। तो एरर किस पार्ट में था? एरर पार्ट 2 में था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पटना इज द प्लेस ऑफ वेरी नाइस पीपल्स बट फ्यू ऑफ अस अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। यहाँ पे एक वर्ड ये वाला भी डिस्कस किया गया है कि पीपल एक ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिविटी को शो करता है और अपने आप में ये प्लूरल है। जैसे पीपल आर बाय एंड लार्ज गुड, मिला जुला कर अगर देखा जाए तो लोग अच्छे होते हैं। पीपल के साथ वर्ब हम लोगों ने प्लूरल यूज़ किया, मीन्स पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, इसीलिए इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या रहना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था पीपल। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में देखने को मिला? पार्ट 2 में, यहाँ पे एरर है। ठीक है, बट समवेयर कभी कभी तुमको पीपल्स भी लिखा हुआ मिलेगा। किस केस में, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्सेप्शनल केस में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, भारत, चीन, पाकिस्तान और नेपाल के लोग इस फंक्शन में भाग लेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 4 अलग अलग देश के लोगों का ग्रुप है, तो वहाँ पर पीपल्स यूज हो सकता है। सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस विल बी लाइक दिस, द पीपल्स ऑफ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल विल टेक पार्ट इन दिस फंक्शन। तो वहाँ पर हम लोग 4 देशों की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की अलग अलग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पीपल्स यूज हो सकता है। ठीक है, बट इन दिस केस यहाँ पे सिर्फ पटना के लोगों की बात की गई है, तो इसीलिए यहाँ पर पीपल होगा, जो कि अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। समझ आ गया होगा? एनी डाउट्स?
अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके तुम लोग पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे ये डाउट है. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज. देन क्वेश्चन नंबर 6. She went with her father to the shop to buy some stationeries. यहाँ पर ये जो वर्ड है ये गलत है. स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सब इसमें आता है. और स्टेशनरी का प्लूरल स्टेशनरीज कभी नहीं होता. हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं स्टेशनरी. जैसे क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं होता, पॉटरी का पॉटरीज नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, उसी तरह से स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होता. देखो ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है. हिंदी इसके लिए है लेखन सामग्री. कभी कोई पूछ देगा कि स्टेशनरी का हिंदी बताओ तो यू विल बी टेकन बाय सरप्राइज. फिर तुमको बहुत मुश्किल होगी कि इसका हिंदी क्या होगा. बट हिंदी इज लेखन सामग्री. एक और वर्ड है एकदम मिलता जुलता, कंफ्यूज करने वाला, वो है स्टेशनरी. स्टेशनरी हम लोग रुकी हुई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. जो चीज़ें स्थिर होती हैं उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्टेशनरी. जैसे द व्हीकल इज इन द स्टेट ऑफ इन स्टेशनरी स्टेट, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ई लगा हुआ है और यहाँ पर ए लगा हुआ है. ठीक है, तो ये था. यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 4, क्योंकि 4th पार्ट में एरर देखने को मिल रहा है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. शी गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस. ये वाला भी डिटेल में बताया गया है. तुम लोगों को पीछे के वीडियोस को देखने पे पता चलेगा. 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जिस पर बेस्ड एरर्स कई बार आता है. एक है इंफॉर्मेशन और दूसरा है एडवाइस, जिसमें एस लगाना गलत होता है. अगर एस लगाओगे तो गलत होगा, इसका प्लूरल नहीं लिखा जाएगा. इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं होगा और एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं होगा. देन क्वेश्चन अराइजेस कि मान लीजिए हमको बोलना है कि मुझे 3 सूचनाएं दीजिए, तो कैसे इसको बोलेंगे, काइंडली गिव मी 3 इंफॉर्मेशंस. अगर ऐसा बोलेंगे तो तब तो गलत हो जाएगा. इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. काइंडली गिव मी 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. काइंडली गिव मी 4 पीसेज ऑफ एडवाइस. एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना एस के भी इसको प्लूरल बनाया जा सकता है पीसेस लगाकर. ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या हुआ, इंफॉर्मेशंस में जो एस लगा हुआ है दैट इज रॉन्ग. यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा हमारा 2. पार्ट 2 में एरर है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, किसी बैंक पीयू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये. द इकोनॉमिक सर्वे हैड वार्न्ड दैट ए शार्प करेक्ट इन स्टॉक प्राइसेस कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कैपिटल फ्लोज एंड इवेंचुअली रोल द करेंसी मार्केट. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या एरर दिख रहा है. यहाँ पर हम लोग इस वर्ड को पर जाते हैं करेक्ट. करेक्ट एक एडजेक्टिव है और उसके पहले आने वाला जो वर्ड है शार्प, ये भी एडजेक्टिव है. ठीक है. एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव के बाद जनरली नाउन आता है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव ही लिखा हुआ है जो कि गलत है. एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा. तो करेक्ट का नाउन क्या होता है, करेक्शन. करेक्शन एक नाउन है, तो इसीलिए शार्प के बाद शार्प करेक्शन आएगा. इकोनॉमिक सर्वे ने वार्न किया है कि एक तेज करेक्शन आएगा स्टॉक प्राइसेस में और उसका विपरीत असर पड़ेगा
इम्पैक्ट पड़ेगा, तो विपरीत के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एडवर्स। यहाँ पे करेक्ट गलत है, इन प्लेस ऑफ करेक्ट वी शुड यूज इट्स नाउन करेक्शन। तो एरर कहाँ पे है? एरर हमारे पार्ट 1 में है और यही मेरा आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संजीवनी हैज़ ऑर्डर्ड ए लॉट्स ऑफ मशीनरी। मशीनरी भी एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं होता। अगर हम मशीनरीज लिख देंगे तो गलत होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे मशीनरी बिल्कुल सही लिखा गया है। तब एरर कहाँ पे है ये देखते हैं। यहाँ पर यूज़ किया गया है ए लॉट्स ऑफ, जबकि हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि ये फ्रेज कैसे लिखा जाता है, ए लॉट ऑफ। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर कहीं कहीं पे देखते हैं लॉट्स ऑफ भी लिखा हुआ रहता है, ए लॉट ऑफ। तो अगर लॉट्स ऑफ लिखा होता है तो उसके पहले ए तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ए तुम लगाओगे यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। ए लॉट ऑफ पीपल वेयर देयर, लॉट्स ऑफ पीपल वेयर देयर, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो जब ए लगा हुआ है तो ए के साथ लॉट होगा, और जब ए नहीं है तब वहाँ पे हम लोग लॉट्स ऑफ यूज़ करते हैं। तो एरर किस पार्ट में चला गया? एरर पार्ट 2 में गया। यहाँ पर एरर है। आवर आंसर विल बी 2। Then question number 10. The young fellow took to drinking in spite of all my advices. अभी देखो, इससे 2 क्वेश्चन पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंफॉर्मेशन और एडवाइस, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पर जो एडवाइसेस यूज किया गया है ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? एडवाइसेस में से एस हटाना पड़ेगा, ऑल माई एडवाइस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एस लिखा है दिस इज रॉन्ग एंड द करेक्ट वर्ड इज दिस एडवाइस, और मेरा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4। इंफॉर्मेशन और एडवाइस, दीज आर 2 वर्ड्स विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन क्वेश्चंस फॉर एरर पर्पस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक चीज़ और बताता हूँ कि कभी कभी डर पैदा करने के लिए काफ़ी लंबा सेंटेंस दिया जाता है एरर्स वाले में, लेकिन उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो, बट उसमें जो एरर होता है वो वैसा ही होता है जैसे एक छोटे सेंटेंस में होता है। तो सेंटेंस के लेंथ को देख के कभी भी नर्वस मत होना। यहाँ पे देखते हैं, What government if not the court can do is to minimize people's expose to Aadhaar through restricting Aadhaar। यहाँ पे देखते हैं लोगों के, यहाँ पे लोगों के, ये चीज़ हम जानते हैं कि जब भी एपोस्ट्रोफे एस होता है तो उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नाउन यूज़ करते हैं। जैसे नैन्सीज कॉन्फिडेंस, यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस है, एपोस्ट्रोफे एस के बाद क्या यूज़ किया गया? कॉन्फिडेंस, यहाँ पे नाउन यूज़ किया गया। ठीक है, अगर वहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक्सपोज कौन सा वर्ड है, तो एक्सपोज नाउन नहीं है बल्कि ये वर्ब है, जबकि वहाँ पे क्या चाहिए? वहाँ पे नाउन चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर एक्सपोज का नाउन बताइए क्या होगा? तो एक्सपोज का नाउन होता है एक्सपोजर। जैसे जो लोग छोटी जगहों पे रहते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म इंडस्ट्री में बोला जाता था कि पटना गांव से ये आया है और इसको एक्सपोजर बहुत कम है, मतलब लोगों के साथ, लोगों से मिलना जुलना, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोजर। बड़े बड़े पार्टीज़ में, फंक्शंस में जाना, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोजर। तो एक्सपोज का नाउन बनता है एक्सपोजर। तो वहाँ पे एक्सपोज की जगह पर अगर एक्सपोजर रहता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। तो इन प्लेस ऑफ एक्सपोज वी शुड यूज द वर्ड एक्सपोजर एज ए नाउन। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में था? एरर लाइज इन पार्ट 2। So this is the answer. Then next, question number 12. Even children in elementary school are assigned homeworks. इस पर भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने किया था वर्क के बारे में, कि वर्क कभी भी अगर काम
वर्क का मतलब अगर काम है तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होता, इसमें कभी भी एस नहीं लगाते। जैसे आज मुझे 3 काम है, आई हैव 3 वर्क्स टुडे अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको प्लूरल बनाने के लिए भी इंफॉर्मेशन और एडवाइस की तरह पीसेस लगाना पड़ता है। जैसे आज मुझे 3 काम है, आई हैव 3 पीसेस ऑफ वर्क टुडे, लेकिन वर्क को कभी भी एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पे जो एस लगा हुआ है ये गलत है। इट शुड बी होम वर्क ओनली। तो एरर क्या है, पार्ट 3 में है। उसी वीडियो में ये भी बताया गया था कि वर्क का मतलब अगर रचना या कृति है, जैसे किसी कवि की कविता है या किसी पेंटर की पेंटिंग है, तो क्या है, वो उसकी रचना या कृति है। अगर उस सेंस में हम लोग वर्क को यूज करते हैं तब वर्क में एस लग सकता है। दिस इज एक्सेप्शनल केस। वर्क का मतलब अगर काम है तो उसमें कोई कभी भी एस नहीं लगेगा, बट इफ वर्क मीन्स रचना या कृति तो उस केस में हम लोग एस लगाते हैं। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में था? यहाँ पे एरर था पार्ट 3 में। Then we come to question number 13. The center has unveiled a 2 years timeline for setting up an independent public debt management. Unveiled का मतलब होता है किसी चीज़ को ओपन करना, किसी चीज़ को लोगों के सामने लाना। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अनवील। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला भी काफ़ी नाउन्स एंड नंबर्स में डिस्कस किया गया था। मैंने कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इस पर क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 years टाइमलाइन। 2 क्या है, यहाँ पे एक नंबर है, प्लस ईयर्स क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, प्लस टाइमलाइन क्या है, ये नाउन है। इस तरह का जब भी केस होता है तो यूनिट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ये वाला काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया गया है नाउन्स एंड नंबर्स के कॉन्सेप्ट में। उस वीडियो को देखने पे पता चलेगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 year प्लान। अगर ये याद रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। 5 year प्लान, 5 के हिसाब से लगता है, 5 के हिसाब से लगता है कि यहाँ पे ईयर्स होना चाहिए, बट ईयर्स अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इट शुड बी 5 year प्लान ओनली। उसी तरह से 7 year गारंटी, 7 year गारंटी। यहाँ पर भी 7 के साथ, यहाँ पर भी 7 के साथ हम लोग एस यूज नहीं करेंगे। अगर एस लगा दोगे तो गलत होगा। इट शुड बी सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए और तब जाके ये सही होगा। तो यहाँ पे 2 years टाइमलाइन गलत है, ईयर्स होगा, यहाँ पे ईयर्स में से एस हटाना होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ ईयर। सो एरर लाइज इन पार्ट 2 एंड द आंसर इज 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला भी नाउन्स एंड नंबर्स में बताया गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंत में एस लगा रहता है और एस की वजह से दे साउंड प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे। वही वर्ड यहाँ पर है। स्टैटिस्टिक्स देखने में प्लूरल है बट स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसीलिए इट इज ट्रीटेड सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब यहाँ पे आर लगाना गलत है। यहाँ पे वर्ब क्या होगा, यहाँ पे वर्ब होगा इज। स्टैटिस्टिक्स इज द यूजफुल ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पे आर की जगह पे इज होगा। आंसर किस पार्ट में है, आंसर इज इन पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो वही वाला वर्ड है यहाँ पे, पॉलिटिक्स हैज। पॉलिटिक्स भी एक ऐसा ही वर्ड है जो सुनने में प्लूरल लगता है बट वास्तव में ये सिंगुलर है और इसके हिसाब से यहाँ पे हैज जो वर्ब लगाया गया है वो सही है। पॉलिटिक्स हैज ए नंबर ऑफ थ्योरी। अब यहाँ पर ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद हम लोग जानते हैं कि जब भी नाउन लगता है
तो वो नाउन क्या होता है, प्लूरल। ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, यहाँ पे ए नंबर ऑफ के बाद क्वेश्चन जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर थ्योरी जो है ये भी प्लूरल होना चाहिए। अगर यहाँ पे थ्योरीज लिखा रहता तब ये सही था, लेकिन थ्योरी लिखा हुआ ये गलत है। ए नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय ए नाउन विच इज प्लूरल इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर देखने को मिला, पार्ट 2 में एरर देखने को मिला। सो द आंसर इज 2। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, थ्योरी की जगह पे थ्योरीज होगा। समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने 15 एरर्स डिस्कस किए। तुम लोगों को देख के हैरानी होगी, यू मस्ट बी स्टन्ड कि एरर्स कितने आसानी से बनते हैं अगर उसके कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझा दिया गया तब। आई बेट कि अगर ठीक तरह से क्लास करोगे, रिवीजन उसका करके रखोगे ग्रामर के कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड एरर्स को, तो आई बेट कि एग्जाम में देखते के साथ, क्वेश्चन देखते के साथ नज़र सिर्फ एरर पे जाएगी, बल्कि जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको लग जाएगा कि इसमें इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, यू विल बी एबल टू टिक 5 out of 5 questions correctly. So this should be the confidence if you do it like this. The next क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, आल्म। ये वाला वर्ड बचपन में हम लोग पढ़े थे, बचपन की किताबों में देखने को मिलता है, बट अभी हाल में ये वर्ड तुम नहीं देखे होगे। ये जो वर्ड है वास्तव में ये वर्ड है ALMS, आर्म्स इसको बोलते हैं, और इसका मतलब होता है दान। डोनेशन के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड में से S मिसिंग है, तो एरर यहीं पे है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू नो दिस वर्ड तो तुम्हारा आंसर होगा कि यहाँ पे आर्म गलत है, इन प्लेस ऑफ आर्म इट शुड बी आर्म्स। तो यहाँ पे आर्म्स का मतलब दान। आंसर कहाँ पे है, आंसर पार्ट 1 में है, तो इसीलिए मेरा आंसर होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द एपेक्स कोर्स स्टेटमेंट इज एक्सट्रीमली पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब होता है जो चीज़ किसी से उचित तरीके से जुड़ी रहती है। जैसे अगर अभी इंग्लिश का क्लास तुम्हारा चल रहा है और इसमें मैं संस्कृत पढ़ाने लगूं, तो तुम लोग ऑब्जेक्ट करोगे कि सर यू आर नॉट पर्टिनेंट, यू आर नॉट रेलेवेंट। सब्जेक्ट इंग्लिश है तो क्वेश्चंस रेलेवेंट कब होंगे, जब क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रेलेवेंट, और उसी के लिए दूसरा वर्ड है पर्टिनेंट। इन ए क्लाइमेट वेयर पर्सनल रिलेशनशिप आर टारगेटेड, यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आर एक प्लूरल वर्ब है। आर क्या है, आर इज प्लूरल इन नेचर, तो वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो भी प्लूरल होना चाहिए, इसको भी प्लूरल होना चाहिए। तो रिलेशनशिप का प्लूरल क्या होता है, रिलेशनशिप का प्लूरल होगा रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स, यहाँ पे एस लगना चाहिए था, लेकिन चूंकि लगा हुआ नहीं है और उसके बाद वर्ब प्लूरल आ रहा है, इसीलिए एरर इसी पार्ट में है। रिलेशनशिप की जगह पे होना चाहिए रिलेशनशिप्स। सो एरर किस पार्ट में पाया गया, इट इज फाउंड इन पार्ट 2, सो द आंसर इज 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस इज लुकिंग इनटू द मर्डर केस। ये भी काफ़ी डिटेल में बताया गया था कि पुलिस देखने में तो सिंगुलर लगता है, बट इसके साथ वर्ब हम लोग प्लूरल लगाते हैं। यहाँ पे इज जो लगा हुआ है ये गलत है, इन प्लेस ऑफ इज इट शुड बी आर। पुलिस आर लुकिंग इनटू द मर्डर केस, राइट। तो एरर किस पार्ट में था, पार्ट ए में था, पार्ट 1 में। सो द आंसर इज 1। पुलिस आ रही है, पुलिस आर कमिंग, ये वाला भी हमने अपने वीडियो में किया है। नाउन्स एंड नंबर्स वाले जो वर्ड्स डिस्कस किए गए थे उसको तुम देखोगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ही टेक्स पेन। एक फ्रेज है टेक पेन्स,
टेक पेन्स का मतलब होता है तकलीफ उठाना। जैसे अगर कोई तुम्हारे लिए कोई काम करता है और उस काम को करने में उसको बहुत परेशानी हुई, तो तुम बोलोगे थैंक यू वेरी मच, यू टुक पेन्स फॉर मी, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पेन्स, ये सही है। यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेन, अगर एस रहता तब सही था, लेकिन चूंकि यहाँ पर एस नहीं है इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे एस अगर लगा होता तब ये सही होता। सो ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, आंसर इज 2। एनी डाउट्स? कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये चीज़ें अगर याद होंगी देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट करेक्टली। एंड अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सर याद कैसे होगा, यही तो बहुत मुश्किल काम है। तो प्रैक्टिस से, बाय वे ऑफ प्रैक्टिस दीज थिंग्स कैन बी परफेक्टेड। पढ़ते रहोगे, एक्सरसाइज बनाते रहोगे, पेपर देखोगे, इधर उधर जो भी इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी रहती हैं उस पर अगर ध्यान रखोगे तो इट विल बी अचीव्ड ऑटोमेटिकली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस द टेनेंट फेल्ड, यहाँ पे एक वर्ड है टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं दे आर कॉल्ड टेनेंट्स। मकान मालिक के लिए हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं लैंडलॉर्ड, या कभी कभी हाउस ओनर भी, बट लैंडलॉर्ड ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। सिंस द टेनेंट फेल्ड टू पे हिज रेंट ऑन टाइम, द लैंडलॉर्ड, देखो आ गया यहाँ पे, मकान मालिक ने क्या किया, यहाँ पे एक वर्ड है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मना कर देना या नकार देना, नकार देना। तो अगर तुम किराया नहीं दोगे तो मकान मालिक क्या करेगा, स्वागत करेगा? नहीं, वो क्या करेगा कि मकान खाली करो, तुमको मकान में घुसने नहीं देंगे। तो डिनाइड हिज एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। रिच के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं पहुंच। तो मकान मालिक ने क्या किया कि उसके अपने प्रेमाइस में, अपने प्रेमाइसेस, ये जो वर्ड है ये वास्तव में वर्ड है प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस का मतलब होता है परिसर। कैंपस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रेमाइसेस, ठीक है। तो मकान मालिक ने उस किराएदार को, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से किराएदार किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो मकान मालिक लोग बहुत गुस्से में है तो रोक देगा, बाहर ही रोक देगा कि मेरे गेट के अंदर मत घुसो, मेरे प्रेमाइसेस में तुम मत घुसो, जब तक किराया पूरा नहीं दोगे तुम्हारी एंट्री बंद है। तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस का हिंदी होता है परिसर। इसके लिए एक बहुत कॉमन वर्ड है कैंपस। ज़्यादातर हम लोग कैंपस यूज़ करते हैं, थोड़ी अच्छी इंग्लिश जानने वाले लोग प्रेमाइसेस यूज़ करते हैं। और एक बहुत अनकॉमन वर्ड मैं तुमको बता रहा हूँ, परसिंक्स। परसिंक्स का मतलब भी होता है परिसर, ठीक है। तो दीज आर 3 वर्ड्स फॉर परिसर। यहाँ पे अब देखते हैं प्रेमाइस, परिसर के लिए सही वर्ड है प्रेमाइसेस। तो यहाँ पे एस होना चाहिए था जो कि नहीं है। तो एरर किस पार्ट में है, एरर इज इन पार्ट 4। देखो ये एक बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वर्ड अगर तुम ठीक से जानोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, he informed that he had lost a packet of the 100 rupees notes। ये वाला हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। 100 के बाद यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, यहाँ पे रूपी होगा। 100 रूपी नोट्स, नोट सही है, नोट सही होगा यहाँ पे, लेकिन नंबर है, प्लूरल भी है, फिर भी ये यूनिट है ना। यूनिट के बारे में क्या कहा गया था कि यूनिट विल बी सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे जो एस लगाया गया है ये गलत है। अगर ये ऐसे लिखा होता 100 रूपी नोट्स तो ये सही होता। सो द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ओनली 500 रुपीज विल नॉट बी एनफ टू परचेज दीज बुक्स। यहाँ पर भी फिर देखते हैं हम लोग 500
हंड्रेड्स जो लिखा गया है ये रॉन्ग है, यहाँ पे एस हटाना पड़ेगा। 500 रुपीज़ ये सही है, रुपीज़ यहाँ पे सही है, सो द आंसर इज 1। इन प्लेस ऑफ हंड्रेड्स इट शुड बी 100 ओनली। अगर 100 लिखा रहता तो ये सही होता। दोनों क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 एक जैसे थे। देन क्वेश्चन नंबर 23, मल्होत्रा बाबू हैज़ ओपनड ए सेविंग अकाउंट। देखो यहाँ पे सेविंग्स होता है, अकाउंट जो होता है वो सेविंग्स होता है, प्लूरल। क्यों? तुम देखोगे पासबुक जब बैंक इशू करती है तो पासबुक में ऊपर लिखा हुआ रहता है सेविंग्स अकाउंट। इसके पीछे लॉजिक भी है, जब भी हम कोई खाता बैंक में खोलते हैं तो जो बचत करते हैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार, 25 बार या हो सकता है हज़ारों बार, तो इसीलिए इसको प्लूरल बनाया गया है। तो सही वर्ड, सही जो टर्म होता है दैट इज सेविंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे आंसर होगा 2 इज द आंसर। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए हिंदी वर्ड है, कुछ लोग बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब खर्च, बट खर्च नहीं होता है, इसके लिए वर्ड होता है निवेश। खर्च के लिए वर्ड हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं। स्पेंड का मतलब होता है खर्च कर देना, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च, बट इन्वेस्ट या इन्वेस्टमेंट इज़ डिफरेंट, जिसमें कि जो तुम पैसा लगाते हो उसमें कुछ प्लस होकर तुमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आई गॉट 100% मार्क्स इन प्रीवियस एग्जाम ऑफ बैंकिंग। एक नज़र में, एक झटके में तुमको इसमें कोई भी गलती दिखाई नहीं पड़ेगी, बट एक बहुत ही कॉमन एरर है, ये ज़्यादातर लोग करते हैं, सेंट परसेंट। सेंट यहाँ पे यूज़ करना गलत है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई गॉट 100%। हालांकि जो सेंट वर्ड है 100 इज इक्वल टू सेंचुरी ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म सेंट लिखा गया है, बट ऐसा लिखना गलत है। आई गॉट 100% मार्क्स, तो यहाँ पे आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मोर ओवर जस्ट थ्रोइंग मनी एट द प्रॉब्लम विल नॉट सफाइज। सफाइज का मतलब होता है काफ़ी होना। काफ़ी होने के लिए ये वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है काफ़ी होना, इसी से वर्ड बनता है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब काफ़ी, उसके पास सफिशिएंट पैसा है, काफ़ी पैसा है। गवर्नमेंट्स मस्ट ऑल्सो इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सो दैट इट डिलीवर्स ए बेटर आउटकम्स। अब यहाँ पर आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं आउटकम, परिणाम। हिंदी वर्ड क्या है? परिणाम। तो यहाँ पे 2 तरह से करेक्शन हो सकता है। अगर ए को रहने देते हैं ए बेटर आउटकम, तब यहाँ पर से एस हटाना पड़ेगा, और अगर ए को ड्रॉप करते हैं तो कई रिजल्ट अगर चाहिए, रिजल्ट अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तब वहाँ पर आउटकम्स भी चल सकता है। इन एनी केस एरर किस पार्ट में है? एरर पार्ट 4 में है। करेक्शन यहाँ पे 2 तरह से हो सकता है। अगर ए को रहने देना है तब यहाँ पे आउटकम होगा, और अगर एस को रहने देना है, रिजल्ट को प्लूरल रखना है, तब वहाँ पर से ए को हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरह से करेक्शन हो सकता है सेंटेंस में, बट द आंसर इज 4, चूंकि यहाँ पे एरर पार्ट 4 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द दिल्ली कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू फैसिलिटेट। एक वर्ड यहाँ पे अच्छा यूज़ किया गया है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुगम बनाना या आसान बनाना। एक और वर्ड होता है फेलिसिटेट, एकदम मिलता जुलता वर्ड है, फेलिसिटेट। फेलिसिटेट मीन्स होता है किसी का अभिनंदन करना। जैसे टीम जब जीत के आती है तो उसको फेलिसिटेट किया जाता है, उसका अभिनंदन किया जाता है। दोनों वर्ड बहुत मिलते जुलते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज भी करते हैं, इसीलिए बता दिया। द दिल्ली कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी of ration in sealed packets to public distribution system beneficiaries.
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग फोकस करते हैं पार्ट 2 में। यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिशियरीज के लिए। ये जो प्रपोजल है किनके लिए है? एक वर्ड यहाँ पे बेनिफिशियरीज यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है लाभार्थी। किसी योजना का लाभ अगर किसी को मिलता है तो वो कहलाता है बेनिफिशियरी। तब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि डिलीवरी ऑफ राशन इन सील्ड पैकेट्स वो किसको मिलेगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मिलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर 2 के बाद क्या आना चाहिए? उन लोगों को मिलेगा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू द बेनिफिशियरीज ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तब ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले नहीं आएगा, क्योंकि पैकेट्स को रिसीव करने वाले कौन लोग होंगे? तो वो होंगे बेनिफिशियरीज। और ये बेनिफिशियरीज किसके हैं? तो इस सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं, पीडीएस के बेनिफिशियरीज हैं। सो द आंसर इज 2। पार्ट 2 में एरर है, यहाँ पे होगा द बेनिफिशियरीज ऑफ पीडीएस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये बैंक पीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर जरा सा ध्यान नहीं दोगे तो इसमें एरर खोज पाना थोड़ा मुश्किल होगा। फाइन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। Then we come to question number 27. The company's decision to issue bonus shares clearly indicates the management's confident. अब देखो यहाँ पे तुम्हारे मन में 2 क्वेश्चन आएगा। एक तो आज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएगा कि सर कॉन्सेप्ट 4 में आपने बताया कि एपोस्ट्रोफे एस 2 बार यूज़ नहीं होता, बट मैंने 2 बार के लिए की बात नहीं की थी। मैंने बात की थी कि सक्सेसिवली यूज़ नहीं होता। सक्सेसिवली का मतलब एक बार यहाँ पर और फिर यहाँ पे, एकदम एक के बाद दूसरा, उस केस में यूज़ नहीं होता। 2 बार यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पर यूज़ किया गया है, यहाँ पर यूज़ किया गया है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि आपने सर बताया था कि एपोस्ट्रोफे एस लिविंग बीइंग्स के साथ यूज़ होता है, नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ हम लोग ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था, बट दिस केस इज सम वॉट एक्सेप्शनल। कंपनी क्या है? कंपनी को हम लोग लिविंग इसीलिए मानते हैं कि दिस इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, अदरवाइज कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सम पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म ए कंपनी, दैट वे कंपनी के साथ एपोस्ट्रोफे एस लग सकता है। तो इसीलिए ये सही है कंपनी के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाना। लाइकवाइज तुम्हारा फिर क्वेश्चन होगा कि मैनेजमेंट के साथ तब एपोस्ट्रोफे एस नहीं होगा, बट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अगेन ए टीम ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसको भी हम लोग लिविंग मानते हैं और इसके साथ भी हम लोग एस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला डाउट ख़त्म है तब फिर हम लोग एरर्स खोजने के लिए निकलते हैं। जैसे कि पहले के क्वेश्चन में बताया गया है कि एपोस्ट्रोफे एस अगर वर्ड में लगा हुआ है तो उसके बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। और एग्जैक्ट एग्जाम्पल भी वहाँ पे मैंने दिया था, और वही एग्जाम्पल यहाँ पे सेट भी होगा। मैंने लिखा था, तुम पीछे के स्लाइड में जाके देख सकते हो, मैंने लिखा था नैन्सीज कॉन्फिडेंस। ठीक है, नैन्सी पर एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फिडेंस नाउन के रूप में यूज़ किया गया। यहाँ पे देखते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन होगा तो कॉन्फिडेंट क्या है सर? कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बतलाता है। जैसे ही इज ए कॉन्फिडेंट प्लेयर, तो कॉन्फिडेंट इज एन एडजेक्टिव, बट इन दिस केस यहाँ पे कॉन्फिडेंट अगर लिखा गया तो दिस इज रॉन्ग। इन प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंट वी शुड राइट कॉन्फिडेंस। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो कि एक नाउन है। सो द आंसर इज 3। पार्ट 3 में एरर है, मेरा आंसर होगा 3। एक बार ठीक से देख लो इस क्वेश्चन को। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई शुड से, क्योंकि इसमें कुछ डाउट्स हो सकते थे। बहुत सा लड़का लोग टिक कर देगा कि 1 आंसर होगा मेरा। क्यों? क्योंकि कंपनी के साथ एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा। कुछ लोगों का आंसर, हालांकि वो आंसर सही हो जाएगा मल्टीपल चॉइस में, बट कॉन्सेप्ट गलत है।
कुछ लोगों का पॉइंट हो सकता है कि मैनेजमेंट के साथ एपोस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा, बट ये दोनों सही था। गलती यहाँ पर थी, कॉन्फिडेंट की जगह पे होगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज देयर? माय डॉटर इन लॉज हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। अब यहाँ पर इस पर भी डिटेल में डिस्कशन हुआ था, कल के वीडियो में भी ये डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे कंपाउंड नाउन है डॉटर इन लॉज। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था फादर इन लॉ का, और उसको अगर प्लूरल बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग? रूट वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। मीन्स फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? फादर्स इन लॉ। कल वाले वीडियो में भी ये एग्जांपल मैंने लिखा था, दिस इज द प्लूरल ऑफ फादर इन लॉ। उस हिसाब से यहाँ पे डॉटर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? डॉटर्स इन लॉ होगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है डॉटर इन लॉज, इट शुड बी डॉटर्स इन लॉ, तो एरर पार्ट 1 में है। ठीक है, आंसर मेरा पक्का 1 है। बट यू मे रेज एन ऑब्जेक्शन, तुम्हारा ऑब्जेक्शन होगा कि सर ऐसा कीजिए कि इसको इसको डॉटर इन लॉ रहने दीजिए, इसको प्लूरल मत बनाइए, डॉटर इन लॉ इसको रहने दीजिए, तब क्या होगा? तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये मान लीजिए डॉटर्स इन लॉ है, इसको डॉटर्स इन लॉ कर देते हैं यहाँ पे, या लेट अस पुट इट इन अनदर वे। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर इसको सिंगुलर कंसीडर कीजिए, इसको आप सिंगुलर रहने दीजिए, डॉटर इन लॉ ही रहने दीजिए। ठीक है, और आप चेंज कर दीजिए यहाँ पे, आर की जगह पे आप इज कर दीजिए, तब तो सेंटेंस सही होगा। बट फिर आगे बढ़ के हम देखते हैं तो यहाँ पर हैव आ गया। हैव क्या है? हैव की वजह से ये वर्ब प्लूरल है, जिसके लिए मेन सब्जेक्ट को प्लूरल होना जरूरी है। तो वहाँ पे हम लोग डॉटर्स इन लॉ करेंगे तभी सही होगा। अगर वहाँ पे डॉटर इन लॉ करके छोड़ देंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। सो द आंसर इज 1। यहाँ पे डॉटर इन लॉज गलत लिखा हुआ है, इन प्लेस ऑफ डॉटर इन लॉज इट शुड बी डॉटर्स इन लॉज इन लॉ। Then question number 29, second last question of this session. The manager put forward a number of criterions. ये वाला भी डिस्कस किया गया था। 2 वर्ड मैंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में अक्सर आता है। एक वर्ड है क्राइटेरियन और इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया। दूसरा वर्ड जो एग्जाम में अक्सर आता है दैट इज कॉल्ड फेनोमेनन, और इसका प्लूरल होता है फेनोमेना। अब पहले भी अभी कुछ देर पहले डिस्कशन हुआ था, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ड यहाँ पे चाहिए, प्लूरल। क्राइटेरियंस, क्राइटेरियंस का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। तो ये वर्ड गलत है, इन प्लेस ऑफ क्राइटेरियंस इट शुड बी क्राइटेरिया। अगर क्राइटेरिया रहता तब ये सेंटेंस सही होता। तो एरर किस पार्ट में है? एरर पार्ट 2 में है। सो दिस इज द आंसर। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। और ये जो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, ये आज का जो डिस्कशन था कॉन्सेप्ट 5 का पार्ट 2 एग्जैक्टली उसी पर बेस्ड है, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि समबडी, एनीबडी, नोबडी के बाद अगर एल्स आता है तो एपोस्ट्रॉफे एस लगाना पड़ेगा। कहाँ पर? एल्स के साथ। सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि वो मेरे सलाह के अनुसार उसका एक्शन नहीं था, उसने मेरे सलाह के अनुसार काम नहीं किया बल्कि किसी अन्य के सलाह के अनुसार। तो यहाँ पे पजेसिव केस दिखाने के लिए एल्स के साथ एपोस्ट्रॉफे एस लगेगा। तो एरर किस पार्ट में था? एरर था पार्ट 4 में, एंड द आंसर इज 4। तो ये थे
30 क्वेश्चंस जो कि नाउन के एरर्स पर बेस्ड थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे और इसमें वैरायटी थी। जितने भी रूल्स हम लोगों ने पढ़े, जितने भी कॉन्सेप्ट को समझा नाउन से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर देखने को मिले। योर जॉब इज ओनली टू रिटेन दीज कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाई देम वेयर एवर रिक्वायर्ड। अगले सेशन में जो कल हमारा वीडियो होगा वो फिर नाउन्स के एरर्स पर ही बेस्ड होगा। उसमें थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एग्जाम्स में आए हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो नाउन्स के यही कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आज जिन पर एरर्स हम लोगों ने बनाए और पहले के वीडियोस में जिसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर तुम लोगों ने उन वीडियोस को देखा, समझा, तब तो ठीक है, कल का सेशन तुम्हारे लिए और भी इंटरेस्टिंग होगा। और जिन लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया है, आई वुड अगेन एडवाइज देम टू डू दिस। एक बार रिवाइज करके अगर क्लास देखोगे या अटेंड करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। विद दिस वी कम टू द क्लोज ऑफ टुडेज सेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू।